मेरा नाम पीयूष है। आज से कुछ वक्त पहले मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करके अपना घर चला रहा था। मैं 2 बहनों में इकलौता भाई था। मेरी दोनों बहनों की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी, जिनकी शादी मुझे करनी थी। बीतते वक्त के साथ मेरी यह परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। मैं इसी सोच में डूबा रहता था कि मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊं और कैसे अपनी बहनों की अच्छे से शादी करूं। मेरी खुद की उम्र 30 वर्ष हो गई थी और मेरे से बड़ी अभी 2 बहनें और थीं। पहले मुझे अपनी बहनों की ही शादियां करवानी थीं। शादी की परेशानी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था और मेरी परेशानियां मेरे चेहरे पर साफ झलकने लगी थीं। एक दिन जब मैं ऑफिस गया तो उस दिन भी मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था और जब वहाँ मुझे मेरे बॉस ने देखा तो वह मुझे देखते ही मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ पीयूष, सब कुछ ठीक तो है ना? आजकल तुम बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आने लगे हो। मैं देख रहा हूँ कि काम पर भी तुम अब पहले की तरह अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हो। मैं उनकी बात सुनकर उन्हें मुस्कुराकर टालने की कोशिश करने लगा, पर फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हो। आखिर कुछ तो बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है। जब उन्होंने मुझसे बार बार यह बात पूछी तो उनके कई बार पूछने पर मैंने अपने घर की सारी परेशानियाँ उन्हें बता दी। तो उन्होंने कहा, ठीक है, एक दिन तुम मेरे घर खाने पर आओ, मैं वहाँ पर तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर दूँगा। अपने बॉस डीके की बात सुनकर मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हुआ, लेकिन मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मेरी परेशानियों का वह क्या हल निकालेंगे। मैं इस कदर परेशान था कि मैं उनके घर चला ही गया। मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि शायद हो सकता है उनके घर जाने से मेरी सारी परेशानियों का कोई ना कोई हल निकल आए। जब मैं अपने बॉस डीके के बंगले पर पहुंचा तो वह मुझे बहुत प्यार और आदर के साथ अपने बंगले के अंदर ले गए। हम दोनों में काफ़ी सारी बातें हुई और हमारी बातचीत काफ़ी देर तक चलती रही। वह बहुत अच्छी तरह से मेरे हालातों से वाकिफ़ हो गए और कहने लगे कि मेरे पास तुम्हारी सारी परेशानियों का एक आसान सा हल है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी परेशानियों को चुटकी बजाते ही ख़त्म कर सकता हूँ। उनकी यह बात सुनकर मैं बहुत हैरत से उनकी तरफ देखने लगा, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से दिन रात मेरी इन परेशानियों से गुज़र रहा था और वह कह रहे हैं कि वह मेरी इन परेशानियों को चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देंगे। डीके सर ने मेरा चेहरा पढ़ते ही कहने लगे, चलो अच्छा, पहले हम लोग खाना खा लेते हैं और उसके बाद आगे की बातें करेंगे। डीके सर की बातें सुनने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट होने लगी। मैं बस यही जानना चाहता था कि आखिर वह ऐसा क्या करेंगे जिससे मेरी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक मेरे सामने एक खूबसूरत सी लड़की खाने की टेबल पर आकर बैठ गई और डीके सर से कहने लगी कि मुझे भूख नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मुझे क्यों बुला लिया। डीके सर ने उसे बैठने का इशारा किया तो वह मुंह बनाती हुई बैठ गई, लेकिन मेरी नज़र उस लड़की के खूबसूरत चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तभी कुछ देर के बाद डीके सर ने कहा कि यह मेरी इकलौती बेटी अमृता है। अमृता ने एक नज़र मेरी तरफ देखा
और देखते ही वह डीके सर से पूछने लगी कि क्या यह वही पीयूष है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। उसके मुंह से अपना नाम सुनते ही मैं बहुत हैरान हो गया कि इसको मेरा नाम कैसे पता है। डीके सर ने अमृता से कहा, हाँ यह वही पीयूष है। डीके सर के मुंह से मेरा नाम सुनते ही उसने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और बोली, ठीक है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। और बस अपनी इतनी सी ही बात कहकर वह वहाँ से चली गई। खाना खाने के बाद डीके सर ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पीयूष, मैं अमृता के लिए एक अच्छा और खूबसूरत लड़का ढूंढ रहा था और मुझे नहीं लगता कि तुमसे अच्छा लड़का मुझे कहीं भी मिलेगा। तुम दिखने में भी खूबसूरत हो और एक बहुत अच्छे इंसान भी हो और इसीलिए मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहता हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दूँगा। डीके सर के मुंह से यह सारी बातें सुनते ही मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह मुझ जैसे एक गरीब लड़के को अपना दामाद बनाने की बात कर सकते हैं। वह कहने लगे कि तुम्हारी बहनों की शादी का पूरा खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। अमृता मेरी इकलौती बेटी है और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी करके उसे बहुत खुश रखो। यह बात सुनने के बाद मुझे तो डीके सर की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। डीके सर से इस फैसले पर मैंने उनसे कुछ वक्त मांगा और यही कहकर मैं अपने घर को लौट आया। घर पर मेरी माँ और मेरी बहनें मेरा इंतज़ार कर रही थीं। उन्हें पता था कि मैं डीके सर के घर गया था। घर आते ही माँ ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे सर ने तुम्हें क्यों बुलाया था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे माँ और अपनी दोनों बहनों को सारी बात बता दी। माँ मेरी बात सुनते ही बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि बेटा, इसमें सोचने वाली क्या बात है। उनकी बेटी अमृता दिखने में भी बहुत खूबसूरत है और बदले में वह हमारे घर की सारी परेशानियां भी दूर कर देंगे। मेरी बेटियों की अच्छी शादी भी करवा देंगे। अब बताओ कि और हमें क्या ही चाहिए। मुझे भी माँ की बातें सही लगीं। सारी रात सोचने के बाद मुझे भी यही लगा कि अमृता से शादी करने के बाद ही मेरी सारी परेशानियां दूर हो पाएंगी। और इस चीज़ में कोई बुराई भी तो नहीं थी। अमृता दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी और मैं इस शादी से आखिर क्यों मना करता। अगले दिन मैं डीके सर को हाँ में जवाब देने के लिए ऑफिस पहुंच गया। मेरा जवाब सुनकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और अगले ही कुछ दिनों में उन्होंने मेरी और अमृता की शादी भी करवा दी और अपने घर में मुझे घर जमाई बनाकर भी रख लिया। मुझे अपनी शादी से ज़्यादा खुशी अपनी बहनों की शादी की हो रही थी, क्योंकि डीके सर ने मेरी बहनों की शादी की जिम्मेदारी जो ले रखी थी। पर शादी की पहली रात को ही मेरे साथ कुछ ऐसा अजीबोगरीब हुआ जिसे जानने के बाद तो मैं गहरे सदमे में ही आ गया था। शादी की पहली रात को अमृता ने मेरे साथ एक ऐसी शर्त रखी थी जो कोई भी मर्द वह शर्त मानने को तैयार ही नहीं होगा। उसने मुझसे कहा, अगर आप मेरी यह शर्तें नहीं मानेंगे तो मैं आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगी। अमृता की बात सुनकर मैं बहुत हैरान था कि शादी की रात आखिर कौन सी दुल्हन अपने पति से इस तरह की बातें करती है। अमृता ने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी थी जिसे मानना मेरे लिए लगभग नामुमकिन ही था। सारी रात इसी कहासुनी में गुजर गई और फिर सुबह हो गई। सुबह खाने की टेबल पर बैठते ही डीके सर ने मुझसे पूछा कि सब खैरियत तो है। मैं उनसे कमरे के अंदर की बातें क्या बताता कि उनकी बेटी ने मेरे साथ क्या किया है। मैंने बात को टालते हुए कहा
कि हाँ सब ठीक है। बात करते करते उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बहनों की शादी के लिए कुछ जगह पर बात कर रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद में उनकी भी शादी अच्छे और रईस ख़ानदान में मैं करवा दूँगा। डीके सर की बातें सुनकर मुझे कुछ तसल्ली मिली कि चलो कम से कम मेरी बहनों की शादी तो अच्छे घर में हो जाएगी। मुझे अब टेंशन थी तो अमृता और उसकी शर्त की। कुछ दिनों के बाद डीके सर ने मेरी दोनों बहनों की शादी एक अमीर और ऊंचे ख़ानदान में करवा दी। मुझे इस बात की तो तसल्ली मिली कि चलो मैं अपनी ज़िंदगी में ना सही पर मेरी दोनों बहनें अपनी खुद की ज़िंदगी में तो खुश हैं। पर कभी कभी जब मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता। आखिर ना चाहते हुए भी कुछ दिनों के बाद मैंने अमृता की वह शर्त मान ली। मैंने सोचा एक बार वह अगर मेरी हो जाएगी तो फिर मैं भी उसे मना लूँगा। जब मैं अमृता को बताया कि मैंने उसकी शर्त मान ली है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात बन गई। कुछ दिनों के बाद मेरी भी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से गुजरने लगी। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो गया था पर यह मेरी खुशी जो थी वह शायद कुछ दिनों की ही मेहमान थी और मुझे यह एहसास भी नहीं था कि मेरी ये खुशी मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान लेकर आने वाली है। शादी के कुछ दिन बीतने के बाद ही मुझे यह एहसास होने लगा कि अमृता की हरकतें कुछ ठीक नहीं हैं। मैं जब रात को सोने के लिए लेटता तो अमृता मुझे बहुत ही प्यार से एक गिलास दूध पिलाती। दूध पीते ही मुझे बहुत गहरी नींद आ जाती थी और हर सुबह जब मैं सोकर उठता तो मुझे यह एहसास होता कि अमृता पूरी रात मेरे साथ में थी ही नहीं। मेरे साथ में ऐसा होता हुआ देख मुझे यह महसूस होने लगा कि अमृता मुझे ज़रूर कुछ मुझसे ऐसा छुपा रही है जिससे मैं अभी पूरी तरह से बेखबर हूँ। मेरे कुछ दिन तो यूं ही गुजरते गए। एक बार मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट के बहाने से मैंने जानबूझकर अंधा होने का नाटक शुरू कर दिया। एक्सीडेंट के बाद ही मेरे दिमाग में यह विचार आया कि अगर मैं अमृता का वह राज जानना चाहता हूँ तो यही एक अच्छा तरीका है कि आखिर वह मुझसे क्या छुपा रही है। और फिर जो राज मेरे सामने आया उसे देखकर तो जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। अमृता को जब पता चला कि मैं अंधा हो गया हूँ तो वह मुझे दूध में अब नींद की गोलियाँ मिलाकर नहीं देती थी और अब उसका दिया हुआ दूध पीने के बाद मुझे नींद भी नहीं आती थी। एक दिन जब वह मेरे लिए दूध लेकर आई और मैं दूध पीकर झूठा नाटक करने लगा सोने का तो उसे लगा कि मैं सो गया हूँ और अगर मैं जागता भी तो उसका भी क्या फ़ायदा। उसे तो यही लगता था कि मैं तो अंधा हो गया हूँ। वह मुझे दूध देने के बाद अच्छे से तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गई। अमृता के कमरे से जाते ही मैं भी धीरे से दबे कदमों के साथ उसके पीछे पीछे चला गया। मैंने देखा कि वह डीके सर के कमरे में जा रही थी। मैं सकते में पड़ गया कि रात के इस वक्त आखिर वह अपने पिता के कमरे में क्यों जा रही है। डीके सर के कमरे में जाते ही उसने दरवाजे को बंद कर दिया। मुझे मजबूरी में आकर रोशनदान से देखना पड़ा, लेकिन जब मैं रोशनदान से कमरे के अंदर झांकने लगा तो कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि अमृता और डीके सर एक दूसरे से प्रेम भरी बातें कर रहे थे। भला कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपनी ही बेटी से इस तरह की बातें करता है। कुछ देर के बाद वह दोनों बातें करते करते कुछ ऐसी बातें करने लगे
जिसे सुनकर तो मैं बिल्कुल सदमे में ही आ गया था। डीके सर अमृता से उसकी शर्त के बारे में पूछ रहे थे, जो शर्त पहली रात को अमृता ने मेरे सामने रखी थी। इस बात का मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि डीके सर को भी उस शर्त के बारे में पता है। शादी की पहली रात को अमृता ने मेरे सामने जो शर्त रखी थी, वह शर्त यह थी कि अमृता जैसे ही प्रेग्नेंट होगी, मैं उसे तलाक देकर उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं उसकी यह शर्त मानना तो नहीं चाहता था, पर मजबूरी में आकर मैंने मान ली थी। मुझे लगा था कि जब वह मेरी हो जाएगी तो मैं प्यार से उसे मना लूँगा, लेकिन इस बात का तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं था कि उसके पिता भी उसकी इस शर्त में शामिल हैं। बहुत देर तक तो मैं उन दोनों की सारी बातें सुनता रहा। मुझे उन दोनों की बातें अब बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही थीं और मैंने दरवाजे की कुंडी बजा दी। दरवाज़ा अमृता ने खोला। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर अमृता हैरत से मुझे देखने लगी और मुझसे पूछा कि तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो। मैंने कहा, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम बाप बेटी आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हो। मैंने उसे सच बताते हुए कहा कि मैं अंधा नहीं हूँ और तुम्हारी हरकतें देखकर जानबूझकर मैंने अंधा होने का नाटक किया था। अभी मैं यही सब कह रहा था कि तभी पीछे से डीके सर आए और मुझसे कहने लगे कि चलो, अच्छा हुआ जो तुम्हें अब सच्चाई का पता चल गया है, और वैसे भी अब तुम्हें सच बताने का वक्त आ ही गया था, क्योंकि अमृता अब प्रेग्नेंट है। शर्त के मुताबिक अब तुम्हें अमृता को तलाक देना होगा। मैंने गुस्से में कहा कि मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। मेरी इस बात पर डीके सर ने कहा कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी दोनों बहनों की शादी को तुड़वा दूँगा। और एक सच और भी मैं अब तुम्हें बता देता हूँ कि अमृता मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता था और अमृता किसी दूसरे के बच्चे को गोद लेना नहीं चाहती थी। उसे अपना खुद का ही बच्चा चाहिए था। इसीलिए हमने तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उसकी शादी तुमसे करवा दी। इसीलिए पहली रात को अमृता ने तुम्हारे सामने वह शर्त रखी थी कि जैसे ही वह प्रेग्नेंट होगी तुम उसे तलाक देकर उसे छोड़कर बहुत दूर चले जाओगे। डीके सर और अमृता का सच जानकर मुझे बहुत गहरा धक्का लगा था, पर मजबूरी में आकर मुझे अमृता को तलाक देना ही पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो डीके सर मेरी बहनों की ज़िंदगी बर्बाद करवा देते। अपनी बहनों की खातिर आखिर मुझे यह कुर्बानी देनी ही पड़ी। पर कहते हैं ना, जो दूसरों के साथ गलत करते हैं वह भी कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं। डीके सर और अमृता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अमृता की कोख से एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। अमृता और डीके सर ने मुझे धोखा तो दिया, पर वह लोग भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाए हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपनी खुशी के लिए कभी भी किसी मजबूर की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।